dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का ये जो पहला फेज है, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये फेज कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन में बहुत सारे इवेंट परफॉर्म होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इवेंट ऐसे हैं जो लाइट रिएक्शन में कंपलसरी इवेंट कहलाते हैं, जो लाजमी परफॉर्म होंगे, और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कभी परफॉर्म होते हैं और कभी परफॉर्म नहीं होते। लिहाजा यहाँ पर अक्सर एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मस्ट अकर इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे अकर इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने इन दोनों बातों के ऊपर ज़रूर गौर करना है कि ऐसे कौन से इवेंट हैं जो लाइट रिएक्शन में ज़रूर होंगे और ऐसे कौन से इवेंट हैं जो लाइट रिएक्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लाइट रिएक्शन में जो कॉमन इवेंट्स हैं, जो लाजमी होते हैं, उन इवेंट्स में 3 इवेंट्स आपने जरूर जहन में रखने हैं। सबसे पहला इवेंट उसमें से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। फोटोसिस्टम जो कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर पिगमेंट के क्लस्टर होते हैं, ये फोटोसिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ये कंपलसरी इवेंट है जो लाइट रिएक्शन में जरूर होगा। फिर उसके बाद दूसरा कंपलसरी इवेंट जो लाइट रिएक्शन में जरूर होना है, वो है फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही फोटोसिस्टम जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, तो इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो ये इवेंट भी लाइट रिएक्शन का एक कंपलसरी इवेंट है। जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे और फिर उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है। और उसके बाद फिर इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो एक और इवेंट जो कंपलसरी इवेंट कहलाएगा, वो ये है कि ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी टू मेक एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। ठीक है, ये एक और इवेंट है जिसमें क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक एटीपी। देखिए, एटीपी की फॉर्मेशन एक सिंपल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन का नतीजा है, और वो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कैसे होता है, वो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन से होता है। अभी आपको ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी ये बात बयान की थी, लेकिन अभी हम आगे चलकर डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन किस तरह से होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी थी, ये एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने में इस्तेमाल होगी, और इसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस कहा जाता है। तो ये केमियोस्मोसिस भी कंपलसरी इवेंट है, और ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये भी कंपलसरी इवेंट है। तो आपने याद रखना है कि ये जो 3 इवेंट हैं, ये लाइट रिएक्शन के कंपलसरी इवेंट्स हैं जो लाइट रिएक्शन के दौरान लाजमी होने हैं। लेकिन इन इवेंट्स में अगर आप इस सेकेंड इवेंट के ऊपर गौर करें, जिसमें हमने बयान किया कि फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो 2 तरह का होता है लाइट रिएक्शन में, और ये दोनों में से किसी एक तरह से ये लाइट रिएक्शन में परफॉर्म होगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्लो को कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और दूसरे को कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक में फर्क ये होता है, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसमें किसी भी फोटोसिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स अराइज होने के बाद अगर वापस उसके अंदर नहीं आते, तो ये नॉन साइक्लिक कहलाएगा। और अगर किसी फोटोसिस्टम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद, फ्लो करने के बाद वापस उसी फोटोसिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहा जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक 2 तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो है।
बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान फोटोफॉस्फोरिलेशन इवेंट परफॉर्म होंगे, और अगर ये फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान होता है तो इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा, और अगर ये इवेंट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान होता है तो फिर इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। तो जिस तरह से नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो दो अल्टरनेटिव पाथवेज हैं, बिल्कुल इसी तरह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी अल्टरनेटिव इवेंट्स हैं। लिहाजा यही वो इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप कहा जा सकता है which may occur in photosynthesis, which may occur in light reaction of photosynthesis, लेकिन इनके बारे में ये हरगिज नहीं कहा जाएगा which must occur in light reaction of photosynthesis, क्योंकि ये अल्टरनेटिव हैं तो इनमें से कोई एक होना है। इस वजह से आपने इनको याद रखना है, ऐसे इवेंट्स जो कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको पहले 3 इवेंट्स बताए थे वो ऐसे इवेंट्स थे जो लाजमी परफॉर्म होते हैं। तो इस तरह से बाज एमसीक्यूज जो इस जगह से पूछे जाते हैं वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 तरह के आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो और 2 तरह के फोटोफॉस्फोरिलेशन के मोड्स बताएं लाइट रिएक्शन में, तो इनमें से कौन सा मोड ऐसा है जो प्रीडोमिनेंट मोड कहला सकता है, जो कि प्लांट नॉर्मली परफॉर्म करते हों, और कौन सा ऐसा इसमें मोड है जो ओकेजनल मोड कहलाएगा, यानी प्लांट कभी किसी खास कंडीशन में उस मोड की तरफ शिफ्ट करेंगे और वापस फिर अपने रूटीन पे, अपने प्रीडोमिनेंट मोड पे वापस आ जाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये दोनों प्रीडोमिनेंट पाथवेज हैं, और इसके मुकाबले में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये दोनों ओकेजनल पाथवेज हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें प्लांट्स नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ टर्न करते हैं, और वो कौन सी कंडीशन है कि प्लांट वापस नॉन साइक्लिक की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों बातें अभी हम कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि इन विच कंडीशन प्लांट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंड इन विच कंडीशन प्लांट्स आर रिटर्न बैक टू साइक्लिक टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आपने अभी तवज्जो कायम रखनी है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अंडरस्टैंड करना है जी। तो इसमें जैसे अभी आपको बताया कि प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वैसे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम इस प्रोसेस के डिफरेंट इवेंट्स को तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये सारी चीजें समझ में आ सकें। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि जिस इवेंट को मैं पहले यहां पर एक्सप्लेन करने लगा हूं तो वो पहले नंबर पर होगा, और उसके बाद जिसको मैंने एक्सप्लेन किया होगा वो उसके बाद परफॉर्म होगा। एक्चुअली ये सारे इवेंट एक साथ ही चल रहे होते हैं, लेकिन अगर एक साथ सबको बताना शुरू कर दिया जाए तो बात कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती। तो आपने मेरे साथ साथ उसी तरतीब के साथ अंडरस्टैंड करना जिस तरतीब के साथ मैं आपको समझाना जा रहा हूं, और उसके बाद आप देखिएगा आपको ये पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात आप याद रखिए इस टॉपिक के मुतालिक कि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन अराइज होता है, और उन लॉन्ग क्वेश्चंस में जो इस चैप्टर से अराइज होते हैं उनमें ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपसे ये डिटेल मैकेनिज्म डिस्क्राइब करने को कहा जा सकता है। आप जब इसको एग्जाम में भी डिस्क्राइब करें तो आप इसको इसी तरह से तरतीब के साथ डिस्क्राइब कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये याद रखिए कि ये जितने भी स्टेप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने अपने समझने के लिए इन स्टेप्स को सीक्वेंस में रखा है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विच इज आल्सो नोन एज जी स्कीम, तो हम अभी एंड पर एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज आल्सो नोन एज जी स्कीम। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में आप ये याद रखिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों फोटो सिस्टम यूटिलाइज होते हैं, यानी फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। आप जानते हैं फोटो सिस्टम 2 करेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ P680 टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन इट्स रिएक्शन सेंटर, और जबकि फोटो सिस्टम 1 इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ P700 टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए इन इट्स रिएक्शन सेंटर। तो ये P680 और P700 से क्या मुराद है, आपने फोटो सिस्टम वाला लेक्चर जरूर लिया होगा,
उसमें आपको बताया था कि फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद होता है और दो तरह के फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से क्लोरोफिल ए की जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी से थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। आपको उसमें बताया था कि ऑप्टिमम कैपेसिटी क्लोरोफिल ए की लाइट एब्जॉर्ब करने की 660 नैनोमीटर की है, लेकिन ड्यू टू द एसोसिएटेड प्रोटीन्स ये क्लोरोफिल ए जो PS2 के यानी फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। और बिल्कुल इसी तरह से उन्हीं एसोसिएटेड प्रोटीन्स की वजह से जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हैं उनकी वजह से जो क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से इसे P700 कहा जाता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये दोनों फोटो सिस्टम यूटिलाइज होते हैं, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इन दोनों फोटो सिस्टम से रिलेटेड इवेंट्स को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम 1 बाय 1 इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP बाय केमियोस्मोसिस बताएंगे आपको। और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू NADP थ्रू अनदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर आखिर में रिडक्शन ऑफ NADP के ऊपर बात होगी। तो हमने इस तरतीब के साथ इन इवेंट्स को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे जो पहला इवेंट है उसमें फोटोसिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। इसका देखिए मैकेनिज्म कुछ इस तरह से कि फोटोसिस्टम आप जानते हैं 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फोटोसिस्टम का आउटर पोर्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है which consist of different type of accessory pigments जिसमें क्लोरोफिल बी भी इंक्लूडेड है और इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स की दोनों टाइप कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी इसमें शामिल हैं। तो ये सभी एक्सेसरी पिगमेंट इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर और फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद डिफरेंट पिगमेंट्स के थ्रू फ्लो करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। और इस फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मौजूद है जिसे P680 टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए कहा जाता है, ये इस एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देगा और इसके जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फोटोसिस्टम से लूज हो जाएंगे, वो फोटोसिस्टम से निकल जाएंगे और फोटोसिस्टम इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए केमिकल टर्म्स में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हों तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से फोटोसिस्टम 2 भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन होल्स फॉर्म्ड इन द फोटोसिस्टम। ये कोई इस तरह से फिजिकल होल्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कोई वहां पर गड्ढा पड़ गया है, बल्कि इसको हम वैसे नॉन टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। अक्सर MCQs में ये बात पूछी जाती है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब इन फोटोसिस्टम 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड। तो आपने याद रखना है कि ये रेशो क्या है, ये 1:1 है। जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइट होकर निकलेंगे और डेफिनेटली उतने इलेक्ट्रॉन होल्स यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। तो जब ये फोटोसिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अब इस ऑक्सीडाइज फोटोसिस्टम के साथ वाटर रिएक्ट करता है। यानी वाटर के यहां पर रिएक्ट करने का पर्पस क्या है, दरअसल इन इलेक्ट्रॉन होल्स को फिलअप करना है। जो इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से क्रिएट हुए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन होल्स को यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिलअप ना किए गए, ये दोबारा से अपनी रिड्यूस स्टेट में ये फोटोसिस्टम ना आया तो यहाँ पर पीछे बिलियंस ऑफ फोटॉन्स मुसलसल एब्जॉर्ब हो रहे हैं और अगर इसी रेशो से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होकर निकलते रहे
तो आप जानते हैं कि फोटो सिस्टम जल्द ही इलेक्ट्रॉन से खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन से खाली नहीं होगा, बल्कि साथ साथ इसकी रिप्लेनिशमेंट होती रहेगी। फोटो सिस्टम दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आता रहेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये वाले नहीं होंगे जो फोटो सिस्टम ने लूज किए हैं, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से राइज हुए ये वापस इसके अंदर नहीं आ रहे। तो अब इन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग कैसे होगी? ये जो फोटो सिस्टम 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसको कैसे रिप्लेनिश किया जाएगा? तो इस पर्पस के लिए फिर ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है, और लिहाजा ये जो सेकंड इवेंट है जिसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है, ये यहाँ पर परफॉर्म होता है। यानी होगा कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से फोटो सिस्टम ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ये ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर जो कि एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, इस वजह से इसको हम रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो जब ये फोटो सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है तो फोटो सिस्टम जो ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल बन चुका था, ये वाटर जो कि रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जो मॉलिक्यूल खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है। ये केमिस्ट्री का एक वाज़ेह कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में जरूर होगा। तो आप याद रखिए कि फोटो सिस्टम 2 ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीडाइज हो चुका था। वाटर जो कि एक रिड्यूस मॉलिक्यूल था, जब इस फोटो सिस्टम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया, और वाटर की ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स क्या बनी है? वाटर की ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स बनी है 2H+ आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ O2। हाफ O2 का मतलब है सिंगल ऑक्सीजन एटम। एक और वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करता है तो इसी तरह से एक और ऑक्सीजन एटम फॉर्म होता है, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स मिलकर कंप्लीट O2 बना लेते हैं, और यही वो O2 है जो फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट है। तो आपने देखा कि ये जो इवेंट यहाँ परफॉर्म हुआ इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ये दरअसल फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेंगे। तो इस तरह से फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। देखिए, आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर फिल्ड अप। तो आपने यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रेफरेंस कोट करना है। आपने कहना है कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2 इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम. As a result, it becomes oxidized, and when this oxidized photosystem reacts with water, it oxidizes the water and gains electron from the water. In this way, electron holes of photosystem 2 are filled up. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को जरा सा और अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लें कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मैकेनिज्म क्या था। देखिए, अक्सर बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि शायद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इस तरह से हो रहा है कि वाटर के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और वाटर उसके नतीजे में स्प्लिट कर जाता है। ऐसा हरगिज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज आपको अर्थ के ऊपर नजर आ रही हैं वो कोई भी कायम ना रहे, क्योंकि रोजाना उन वाटर बॉडीज में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा कि लाइट वाटर के ऊपर स्ट्राइक करती है और वाटर उसके नतीजे में टूटता है, बल्कि होता यह है कि लाइट एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम। तो लाइट एब्जॉर्ब हुई है इन पिगमेंट्स के अंदर, फोटो सिस्टम ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और फोटो सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और उसके नतीजे में ये ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर को ये स्प्लिट कर देता है और इसकी ये जो प्रोडक्ट्स रिलीज होती हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेता है। तो इस तरह से ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर परफॉर्म होता है। यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। फोटो सिस्टम को वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है और उस एंजाइम को Z एंजाइम या Z एंजाइम का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन Z एंजाइम के जरिए कैटेलाइज हुआ है। Z एंजाइम असल में ये Z स्कीम के रेफरेंस से इस एंजाइम का नाम रखा हुआ है। तो ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट इवेंट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट हमने एक्सप्लेन करना है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की जानिब फ्लो करेंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होगा। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकले थे तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये ऊपर क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? दरअसल हम इस डायग्राम को एक ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं और इस ग्राफ में हमने ये एनर्जी लेवल इस जगह पर इंडिकेट किया हुआ है। ये लो एनर्जी लेवल और ये हाई एनर्जी लेवल, हम जिस मॉलिक्यूल को यहाँ नीचे दिखा रहे हैं, बॉटम में दिखा रहे हैं, ये दरअसल लो एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल मौजूद हैं और जिस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर ऊपर दिखा रहे हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर वो मॉलिक्यूल मौजूद होगा। तो ये चूंकि एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनको यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम से निकलने के बाद थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही फ्लो करते हैं। अभी आपको आगे दूसरी डायग्राम के अंदर ये बात डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम से निकलने के बाद थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से फ्लो करते हैं। बहरहाल जब ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की जानिब फ्लो करते हैं तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 कैप्चर करता है। फोटो सिस्टम 2 का ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फियोफाइटिन के नाम से भी जाना जाता है। अगरचे ये आपकी बुक के अंदर टर्म यूज नहीं की हुई, तो आप इससे चाहें तो याद रखें और चाहे तो याद ना भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फियोफाइटिन एक मॉलिक्यूल है जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 के तौर पर एक्ट कर रहा है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मूव करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर को कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन। ये एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अक्सर एमसीक्यूज में इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के मुतालिक ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर या कॉपर कंटेनिंग। तो अभी आप देखिएगा इन तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से सिर्फ एक कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा और बाकी सब में आयरन उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। तो प्लास्टोक्विनोन इसी तरह से एक आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन के जरिए एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर में मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक नहीं बल्कि ये दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का एक कॉम्प्लेक्स है। इसे कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और ये दोनों साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स भी दरअसल आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि ये प्रोटॉन पंप भी है। तो ये प्रोटॉन की पंपिंग कब परफॉर्म करता है? जब इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो करते हैं। प्रोटॉन पंप होने का क्या मतलब है, इस बात को हम एक और डायग्राम के अंदर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस होने वाला है। और वो इवेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन्स की पंपिंग परफॉर्म करता है, तो उसी दौरान में एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर जनरेट होता है और इस मैकेनिज्म को कहते हैं केमिओस्मोसिस। तो हमें इस जगह पर केमिओस्मोसिस का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको एक और डायग्राम के अंदर देखते हैं कि ये जो अब तक मैंने इवेंट्स बताए थे, ये इवेंट किस तरह से परफॉर्म हुए और अब ये केमिओस्मोसिस कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, जो अब तक मैंने आपको इवेंट एक्सप्लेन किए हैं उनमें आपने देखा कि लाइट रिएक्शन का ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इवेंट है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम ये सपोज करें कि ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ग्रेनम कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। अगर हम इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स को यहाँ से एनलार्ज करें तो आप देखते हैं कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एक सिंगल थैलेकॉइड सैक इस तरह से आपको नजर आ रहा है। तो ये सिंगल थैलेकॉइड सैक की मेम्ब्रेन को अगर फर्दर मैग्नीफाई किया जाए तो आपको ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि हमने इस थैलेकॉइड सैक की ये जो लोअर मेम्ब्रेन है उसको मैग्नीफाई किया है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ आपको ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये थैलेकॉइड इनर स्पेस या ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड है, और जबकि इसके नीचे वाली जगह ये स्ट्रोमा है, यानी इस मेम्ब्रेन के नीचे स्ट्रोमा और जबकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ थैलेकॉइड इनर स्पेस या ल्यूमेन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको वो बात समझ में आ सके जो भी आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं। आप देखिए कि ये क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेनम के अंदर ये एक सिंगल थैलेकॉइड को हमने मैग्नीफाई किया और उस सिंगल थैलेकॉइड सैक की मेम्ब्रेन को फर्दर हमने इस तरह से एनलार्ज किया है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सेलुलर मेम्ब्रेन्स की तरह ये भी लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो इस मेम्ब्रेन के नीचे वाली साइड यानी ये वाली साइड ये स्ट्रोमा को रिफ्लेक्ट कर रही है और जबकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर वाली साइड ये थैलेकॉइड इनर स्पेस को इंडिकेट कर रही है, जिसको ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड भी कहा जाता है।
अच्छा, ये जितने भी अभी आपको मैंने फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बताए थे वो सभी इसी मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज्ड हैं। देखिए, फोटो सिस्टम 2 की अभी बात हो रही थी कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इस फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये फोटो सिस्टम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इस ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम के साथ फिर वाटर रिएक्ट करेगा ताकि वाटर के इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो वाटर जैसे ही फोटो सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ये फोटो सिस्टम गेन कर लेता है, और उसके साथ साथ वाटर से 2H+ आयंस और हाफ O2 भी लिबरेट होता है। तो ये इवेंट अभी मैंने आपको दूसरी डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया था, ये इवेंट इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात याद रखिए, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन फोटो सिस्टम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड, तो वो था 1:1। जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं। हम चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोज कर रहे हैं कि 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रह सके। वैसे तो एक्चुअली यहाँ पर लगातार मुसलसल फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन होती है और मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकलते रहते हैं, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सपोज कर रहे हैं कि इस जगह पर 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए और उसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए। लेकिन इसके साथ साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए हैं इन ऑर्डर टू फिल द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2, तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब एंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फोटोलिटिकली स्प्लिट अप। तो आपने इसका आंसर क्या देना है कि अगर ये 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए तो 1 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है और उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल आए थे। और इसी तरह से अगर ये 4 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होते तो एक और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट होना पड़ता। और अगर आपसे पूछा जाए कि इफ देयर आर 10 photons are absorbed by photosystem 2, then how many water molecules will photolytically split up? तो आपने याद रखना है कि अगर 10 photons absorb हो रहे हैं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल फोटोलिटिकली स्प्लिट अप करेंगे इस जगह पर। अच्छा, उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे हैं जो फोटो सिस्टम 2 से अराइज हुए थे, अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। जैसे भी आपको बताया था कि सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि इस रिएक्शन सेंटर के साथ ही एसोसिएटेड होता है, और उसके बाद फिर प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब ये गुजरते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि ये प्रोटॉन पंप भी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अपनी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और वो है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो ये पंपिंग ऑफ प्रोटॉन के नतीजे में प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस ये स्ट्रोमा साइड से थैलेकॉइड इनर स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएंगे। अच्छा, यहां पर ये बात थोड़ा सा क्लियर करनी जरूरी है कि हम बजाहिर तो यहां पर वर्ड पंपिंग यूज कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरअसल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। ये प्रोटॉन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है डायग्राम में यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन दिखाया है, यानी एक H+ आयन दिखाया है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दिखाए हैं। ऐसा नहीं, बल्कि आप ये याद रखें कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और थैलेकॉइड इनर स्पेस के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उस इवेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस का नाम दिया गया। जिस तरह से ऑस्मोसिस की टर्म स्पेसिफिक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस की टर्म यूज की जाती है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो केमी ऑस्मोसिस टर्म है ये भी एक स्पेसिफिक टर्म है। इट इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ H+ ions from high concentration to low concentration through semi permeable membrane। तो केमी ऑस्मोसिस का लिटरल मीनिंग तो यहां पर ये है, लेकिन अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग अभी समझाता हूं कि कॉन्सेप्चुअली केमी ऑस्मोसिस मैकेनिज्म का मतलब होता क्या है, केमी ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप फिलहाल याद रखिए कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होकर निकले थे ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को कंपेल करेगी, इसको मजबूर करेगी टू पंप द प्रोटॉन्स, यानी टू मूव द प्रोटॉन्स फ्रॉम
स्ट्रोमा टू थाइलेकॉइड इनर स्पेस। लिहाजा थाइलेकॉइड इनर स्पेस के अंदर, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड के अंदर ये प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे। यानी जो एनर्जी पहले फोटॉन्स के पास थी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो में ट्रांसफॉर्म हुई। अब जो एनर्जी इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो एनर्जी इन प्रोटॉन्स की फॉर्म में यहां एक्यूमुलेट हो गई है। तो एक्चुअली यहां पर स्टेप बाय स्टेप एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो प्रोटॉन्स का यहां पर एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द थाइलेकॉइड इनर स्पेस जो यहां स्टैब्लिश हुई है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्चुअली एक और कॉम्प्लेक्स जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है उसको ये एक्टिवेट करता है। दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज भी इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये एटीपी सिंथेज कब एक्टिवेट होता है? व्हेन एन इनफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश इन द थाइलेकॉइड इनर स्पेस। और ये एक इनफ प्रोटॉन ग्रेडियंट कब स्टैब्लिश होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन की पंपिंग करके इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहां पे एक्यूमुलेट करेगा। तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होता है तो एटीपी सिंथेज एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करता है, यानी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। और चूंकि लाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्फोरिलेशन हो रही है तो आप इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। और ये फॉस्फोरिलेशन चूंकि नॉन साइक्लिक टाइप के इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान है तो आप इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। तो एटीपी सिंथेज दरअसल वो एंजाइम है जिसने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करना है और ये दोनों कंबाइन होकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एटीपी की फॉर्मेशन दरअसल इस रिएक्शन के नतीजे में हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन कर रहा है? एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट कौन करता है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहां पे एस्टैब्लिश कौन करता है? ये प्रोटॉन पंप, जिसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और इस प्रोटॉन पंप को वर्क करने पर कौन मजबूर करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन फ्लो करवाता है तो वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। तो आप इस तरह से देखिए कि यूं स्टेप बाय स्टेप जो फोटॉन्स की एनर्जी थी वो अल्टीमेटली एनर्जी ऑफ एटीपी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो आपने स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म मुलाहिजा किया है, इस मैकेनिज्म को दरअसल केमी ऑस्मोसिस कहा जाता है। अच्छा, इस एटीपी सिंथेज के जरिए ना सिर्फ ये एटीपी की फॉर्मेशन यहां पर होती है बल्कि एटीपी सिंथेज इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को दोबारा से लूज कर देगा, यानी इन प्रोटॉन्स को वापस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा देगा। यानी अब यहां पर प्रोटॉन्स हाई कंसंट्रेशन में स्ट्रोमा में अब कम हो चुके हैं और ये प्रोटॉन्स दोबारा एटीपी सिंथेज के जरिए वापस स्ट्रोमा में चले जाएंगे ताकि मजीद यहां पर फोटॉन्स एब्जॉर्ब हों, मजीद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करें, तो फिर दोबारा से ये पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म हो और फिर दोबारा से एटीपी यहां पर फॉर्म हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एटीपी सिंथेज के जरिए ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को केमी ऑस्मोसिस का नाम दिया गया। दोबारा इस बात को समझ लें कि केमी ऑस्मोसिस का लिटरल मीनिंग कुछ इस तरह से है कि दिस टर्म रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ H प्लस आइंस यानी प्रोटॉन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और यहां पर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हमने केमी ऑस्मोसिस कहा है, ठीक है। द केमी ऑस्मोसिस टर्म रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ H प्लस आइंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस तरह से term osmosis is specific for the movement of water molecules from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane. Similarly, the term chemiosmosis is specific for the movement of H plus ions from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane. लेकिन यहां पर इस टर्म का जो conceptual meaning है वो ये है कि chemiosmosis is a mechanism in which thylakoid membranes couples the redox reaction to ATP production. Couples the redox reaction to ATP production से मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में जा रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिसमें जा रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है और साथ ही एटीपी की प्रोडक्शन भी हो रही है। तो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इन सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को एटीपी प्रोडक्शन के साथ कपल कर रही है इस मैकेनिज्म में। तो केमियोस्मोसिस को डिस्क्राइब करते हुए आप अक्सर ये वर्डिंग यूज करते हैं कि दिस इज द मैकेनिज्म in which the thylakoid membranes couple the redox reaction to ATP production. This is the mechanism in which energy of photon step by step is transformed into ATP.
और वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आप इसमें मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोटोसिस्टम द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू एक्टिवेट द प्रोटॉन पंप मूव द प्रोटॉन्स फ्रॉम stroma to the thallic or inner space. In this way, a proton gradient is established, and this proton gradient activates the ATP synthase, which not only catalyzes the addition of phosphate in ADP to make ATP, but it also moves the protons back to the stroma. So इस तरह से आप इस chemiosmosis को explain कर सकते हैं. तो chemiosmosis इस point पर take place हो रहा है जब ये electrons cytochrome complex से move करते हैं. तो हम दोबारा चलते हैं अपनी उसी डायग्राम की तरफ, वहां पर आपको कुछ मजीद इवेंट एक्सप्लेन करते हैं और फिर दोबारा वापस इस डायग्राम में आएंगे और वहां यहां पर दिखाएंगे कि वो बकाया इवेंट यहां कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. जी, तो ये केमियोस्मोसिस इवेंट या फोटोफॉस्फोरिलेशन इवेंट उस वक्त परफॉर्म होता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं. तो इस वजह से हमने एटीपी की फॉर्मेशन को ये इस पॉइंट पे शो करना है कि ये एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हुआ और उसके बाद एटीपी की फॉर्मेशन हो गई. तो उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन के जरिए अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 1 में इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं. अच्छा, दूसरी तरफ ये जो फोटोसिस्टम 1 है ये ऑलरेडी लाइट एब्जॉर्ब कर चुका होता है और लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके यहां से निकल चुके होते हैं और इस तरह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो चुके होते हैं. लेकिन इन इलेक्ट्रॉन होल्स को कौन फिलअप कर रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग के लिए? तो वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 से आएंगे. ठीक है, जैसे अभी यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर फिल्ड अप, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 आर फिल्ड अप इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. यहां पर यह बात जरूर याद रखिए कि ये जो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंटली हो रही है. लिहाजा इस पे आपने जरा ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में किसकी बात पूछी जा रही है. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 आर फिल्ड अप इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो आपने इसका आंसर में कहना है कि द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 आर यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. जी, तो आपको अब देखिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स वापस फोटोसिस्टम में नहीं आए, ये फोटोसिस्टम 1 में चले गए हैं. इसी वजह से ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहलाता है. अच्छा, अब देखिए जो फोटोसिस्टम 1 ने लाइट एब्जॉर्ब की और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकले, जिसकी जगह इन इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली है जो फोटोसिस्टम 2 से आ रहे थे. लेकिन अब ये जो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी डेस्टिनेशन क्या होगी, ये आखिरकार कहां पर जाकर इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो याद रखें कि ये जो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकलते हैं ये NADP के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं. इनका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो NADP है. लेकिन यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है. सबसे पहले फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा. अच्छा, जैसे आपको मैंने बताया था कि फोटोसिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्वॉल्व है वो है फियोफाइटिन, लेकिन यहां पर फियोफाइटिन नहीं है. यहां पर कोई 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एक कॉम्प्लेक्स होता है. इस वजह से उसकी यहां पर एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं दी जा रही कि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की कंपोजिशन क्या है. तो आप ये बस इतना याद रख लें कि फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा सबसे पहले वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन, एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके जरिए ये इलेक्ट्रॉन्स NADP रिडक्टेज में मूव करेंगे और NADP रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगा NADP की रिडक्शन के अंदर. NADP 2H+ आयंस और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADPH. तो इस तरह से आपने देखा कि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली NADP में इनकॉर्पोरेट हो गए और वो NADPH बन गया है. तो अब इन इवेंट्स को, ये जो बकाया इवेंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, इनको हम दोबारा उसी डायग्राम के अंदर देखते हैं जहां पर हमने केमियोस्मोसिस को भी ऑब्जर्व किया था. तो देखिए ये यहां पर किस तरह से हो रहा है. ये यहां पर कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से अब ये प्लास्टोसाइनिन के जरिए
जैसे अभी आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 1 में इनकॉर्पोरेट करेंगे, फोटो सिस्टम 1 ऑलरेडी लाइट अब्जॉर्ब करने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हो जाएगी और अब ये इलेक्ट्रॉन्स फेरेडॉक्सिन के जरिए NADP रिडक्टेज के थ्रू आखिरकार NADP में इनकॉर्पोरेट होंगे और NADP इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर NADPH बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये कंप्लीट होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको जी स्कीम क्यों कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये मैकेनिज्म जी स्कीम इस वजह से कहलाता है कि इस मैकेनिज्म की जो डायग्राम है उसकी शेप जी लाइक है, क्योंकि बुक्स के अंदर भी अक्सर ये वर्डिंग मिलती है कि बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज़ नोन एज जी स्कीम, लेकिन अक्सर बुक्स ने ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं की हुई होती कि वो शेप कौन सी, यानी वो जेड लाइक शेप या वो जिगजैग शेप। तो याद रखिए कि इसको जी स्कीम इस वजह से नहीं कहते कि इस डायग्राम की शेप जेड लाइक है, बल्कि इसको जी स्कीम इस वजह से कहते हैं कि ये पाथवे एक जिगजैग पाथवे आप देख रहे हैं कि इसमें यूं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकल कर इधर और फिर उसके बाद यहाँ फिर यहाँ इस तरह से करके दिखाया। तो ये एक जिगजैग पाथवे, यहाँ पर Z फॉर जिगजैग है, ठीक है। तो ये जिगजैग पाथवे होने की वजह से ये पाथवे जी स्कीम कहलाता है। तो आपने ये नहीं कहना है कि बिकॉज ऑफ इट्स जेड लाइक शेप इट इज नोन एज जी स्कीम, आपने कहना है कि बिकॉज ऑफ इट्स जिगजैग शेप इट इज नोन एज जी स्कीम। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.